एनालिटिकल ज्योमेट्री की क्या रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो बेरिया के इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं या बेरिया ओरिएंटेड है, स्पेशली फॉर द सी एस, फॉर द स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन द सी एस आई टी इंजीनियरिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन भी उनका क्वान्टिटेटिव के साथ साथ होता है। अलॉन्ग विद डैट जो हबीब के अंदर स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई कर रहे हैं या कॉम सेट्स में जो स्टूडेंट्स आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो वो उनका भी एनालिटिकल ज्योमेट्री एडवांस जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है एनटीएस के टेस्ट के अंदर तो वो 10 मार्क्स का सेपरेटेड एक एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। हबीब के अंदर जो है फ्रॉम 80 क्वेश्चन ऑफ जो मैथमेटिक्स हैं उसमें से 20 to 25 आर रिलेटेड टू द एडवांस मैथमेटिक्स एज वेल। तो ये उन चीज़ों के लिए भी ये कवर अप जो है ये हो जाएगा। So this chapter topic is specifically related to the students having advanced mathematics in their आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। मैं आपको फार्मूला बताता जाऊंगा। सो डिस्टेंस फार्मूला आपको क्या बता रहा होता है? डिस्टेंस फार्मूला आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता रहा होता है। सपोजिटली इफ आई हैव अ पॉइंट x1 y1 एंड आई हैव एन अदर पॉइंट दैट इज x2 एंड y2। ठीक है, एक और पॉइंट है मेरे पास विच इज x2 y2 एंड आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा होल अंडर रूट। सो आपने करना क्या है, आपने दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके x पॉइंट्स का x एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है, स्केयर कर देना है। दोनों के y का डिफरेंस लेना है, स्केयर कर देना है, ऐड करके होल अंडर रूट ले लेना है। यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पॉइंट 2,3 एंड आई हैव एन अदर पॉइंट विच इज -7,8 एंड आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट आई विल डू हियर इज कि ये x1 y1 बनता है, सो इसका x1 और x2 का डिफरेंस ले लेंगे। सो x2 का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो दिस विल बी -7 एंड -2 का स्केयर आ जाएगा प्लस y2 करेंगे हम। y2 मेरे पास इज 8 -2 का मैं स्केयर कर लूंगा। सो अंडर रूट डी करूंगा एंड आई विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो -7 -2 इज -9, -9 का स्केयर इज +81, 6 -2 इज 36, 6 का स्केयर इज 36। सो आई विल ऐड देम अप एंड आई विल गेट द आंसर आउट ऑफ देम। ठीक है, सो so yes, this point was 8 -3. थैंक यू फॉर करेक्शन। सो 8 -3 था, ये 5 का स्केयर हो जाएगा फिर यहाँ पे। सो 5 का स्केयर हो जाएगा, 5 का स्केयर विल बी 25। सो आई विल ऐड दिस अप एंड दिस विल बी √106। राइट, सो इस तरह से आप इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे। चलो ठीक हो गया। डिस्टेंस फार्मूला हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से इसका आइडिया हो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। अब हम ये बात देखेंगे कि क्या हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास जो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं वो किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं और वो कैसे आते हैं। अच्छा देखो, समटाइम्स आपको क्या होता है कि यू आर गिवन विथ 3 वर्टिसेस। ठीक है, आपको 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन इन द पेपर और आपको ये बताया जा रहा होता है कि आप चेक करके बता दो कि इज इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको ये पूछा जा रहा होता है कि इज इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या ये स्केलीन ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना होता है। मतलब सामा हो तो बड़ा इजी सा एमसीक्यू आता है कि डायरेक्टली दो पॉइंट्स गिवन होते हैं और वो पूछ लेता है कि जी आप ये बता दो कि इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो यू विल स्ट्रेट अवे अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला एंड गेट योर आंसर। बट इन सच सिचुएशन व्हेन यू आर गिवन विद 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आप कैसे बताओगे कि ट्राइंगल किस टाइप का है? अगर नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि जी ये 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, आप ये बताओगे क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलीन ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन 4 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे आप चेक करोगे? सो आपके पास एक वर्टेक्स ट्राइंगल की ए है, एक वर्टेक्स आपके पास बी है, एक वर्टेक्स आपके पास सी है। सो अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है फॉर एग्जांपल 1,3 है या 2,4 है, आई एम टेकिंग रैंडम पॉइंट्स राइट। सो 3,7 है। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप चेक कर लोगे इन तीनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। यानी आप एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, आप साइड ए बी भी निकाल लोगे उस ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में जो भी गिवन होगा, साइड ए सी भी निकाल लोगे और साइड बी सी भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तीनों साइड्स की डिस्टेंसेस आप निकालोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला।
सो डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन आपने पेपर में ऐसे करनी है कि मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इन दोनों पॉइंट्स पे ए बी डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने इन दोनों पे लगाया, मैंने ए सी डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने इन दोनों पे बी और सी पे लगाया, मैंने डिस्टेंस बी सी निकाल लिया। अब कैसे पता चलेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सच ट्राइंगल जिनके अंदर आपकी ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर सेम। अगर आपके पास तीनों डिस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंस ये जो डिस्टेंस था साइड्स का ए बी ए सी एंड बी सी, अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं तो आप सिंपली वहां पे मार्क कर दोगे कि द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एनी टू साइड्स आर इक्वल, सो अगर आपके पास कोई सी दो साइड्स इक्वल आ रही हुई और तीसरी साइड उसके इक्वल ना आ रही हुई तो इट मीन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ना तो ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। चले यहाँ तक तो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। राइट एंगल ट्राइंगल में आप कैसे चीजें फाइंड आउट करोगे? स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल जो है वो प्रेजेंट होता है। 90 डिग्री का एंगल जिसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, ऐसा ट्राइंगल आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कहलाता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम बचपन से एक फॉर्मूला करते आ रहे हैं जिस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है? वो आपको ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ट्राइंगल के, वो उसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। एंड दिस फार्मूला इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, राइट? ये जो फार्मूला आपके पास पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। वी विल यूज वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम हेयर। पहले आपने वही करना है, ए बी ए सी बी सी तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेने हैं। आपने ये चेक करना है कि क्या किसी एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम के इक्वल हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप करोगे क्या? आप चेक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर एक एक साइड आपके पास आई है, फॉर इंस्टेंस लेट से वो आई है √17, ठीक है? आपने ए बी डिस्टेंस निकाला, वो √17 आया था। एक आपने निकाला वो सिंपली √1 यानी 1 आया था। एक आपने निकाला जो डिस्टेंस वो आपके पास लेट से 4 आया था। आप क्या करोगे? आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी एक साइड का स्केयर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यस, हेयर क्या हो रहा है कि √17 का अगर मैं स्केयर करता हूँ, डैट इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। डैट इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। इट इज अ सॉर्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमें क्लियरली पता होता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। अब हमें यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा कौन सी एक साइड बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली दिस विल बी √17, स्केयर के साथ कैंसिल होकर 17 आ जाएगा, 1 का स्केयर इज 1 एंड 4 का स्केयर इज 16 आ जाएगा। मेरे पास एक साइड का स्केयर जो है इज इक्वल टू द sum of the scales of the other two sides. So this means that it is a right angle triangle. This is a right angled triangle. तो आप यूं चेक कर सकते हो कि right angled triangle कौन से हैं। तो ये सारी बातें थी related to the distance formula in case of triangles। अब हम बात करते हैं कि इन द केस ऑफ स्केयर आप कैसे चेक करोगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। अगर आपको 4 वर्टिसेस गिवन है और आपको पेपर में ये कह देता है कि जी आप ये बता दो कि ये जो 4 साइड्स हैं क्या ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, क्या ये एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, और अगर जो पॉलीगॉन बना रहे हैं तो क्या वो पॉलीगॉन स्पेसिफिकली सिर्फ रेक्टेंगल है, क्या वो पॉलीगॉन जो है वो स्केयर है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो स्केयर है या क्या वो रेक्टेंगल है। या समटाइम्स आपको ये बताया जा रहा होता है कि प्रूव करो या चेक करो कि पैरालेलो क्या ये पैरालेलोग्राम है। राइट? यू नीड टू टेल आउट कि वेदर ये जो फिगर है वो स्केयर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। वेरी इजी, वेरी इजी। आपके पास क्या होगा, 4 वर्टिसेस गिवन होंगी, ए बी सी एंड डी। आपने करना क्या है, आपने डिस्टेंस ए बी निकाल लेना है, आपने डिस्टेंस ए सी निकाल लेना है, आपने डिस्टेंस बी डी निकाल लेना है, आपने डिस्टेंस सी डी निकाल लेना है। ये चारों डिस्टेंसेस आप निकालोगे। अगर ऑल 4 डिस्टेंसेस आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल तो स्केयर है। अगर 2 साइड्स आर इक्वल एंड अदर 2 साइड्स आर इक्वल तो वो रेक्टेंगल है। अगर चारों साइडें इक्वल है अगेन तो वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हर पैरेललोग्राम स्केयर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखें, स्केयर और रेक्टेंगल दोनों ही पैरेललोग्राम होते हैं। रीजन उसकी क्या है, एक एक सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप ड्रॉ करते हो इसको पैरेललोग्राम को तो आपके पास क्या होता है,
ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो स्केयर के केस में भी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, AC और BD आपस में पैरेलल है। रेक्टेंगल के केस में भी यही है। हाँ, चेक ये करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्केयर है। अगर ऑल फोर साइड आर इक्वल तो इट मीन इट्स अ स्केयर। अगर टू साइड्स इक्वल है, यानी ये सामने वाली या कोई लेट से AC और BD इक्वल आ रहे हैं और आपके पास AB और CD इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है। सो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। सो डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है, मैंने बता दिया। दोनों पॉइंट्स के x का आप डिफरेंस लोगे, स्केयर करोगे, दोनों के y का आप डिफरेंस लोगे, स्केयर करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करके आप अंडर रूट ले लोगे एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। सो नाउ अगर आपने चेक करना है, अगर आपको MCQ में इस तरह से पूछा जा रहा है कि जी तीन वर्टिसेस में आपको एग्जामिनर ने दिए हुए हैं रेक्टेंगल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर, सॉरी, और वो आपको ये कहता है कि चेक करके बताओ कि किस टाइप का ट्रायंगल है। मैंने बता दिया आइसोसेलेस के केस में ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल, आइसोसेलेस के केस में एनी टू साइड्स विल बी इक्वल, इक्विलेटरल के केस में ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल, स्केलिन में नो साइड विल बी इक्वल, एंड राइट एंगल के अंदर क्या होगा कि आप आफ्टर फाइंडिंग आउट ऑल द थ्री साइड्स, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. So if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then it means that it is a right angle triangle. So अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। So अगर मैं इसको सम अप करूं तो सम अप कर लेता हूं मैं इसको, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपके पास क्या होगा, मैं आपने बता देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको सम अप कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स में समझ आ जाएगा। ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल, सो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस के केस में आपके पास क्या होगा, आइसोसेलेस के केस में एनी टू साइड्स विल बी इक्वल, सो एनी टू साइड्स आर इक्वल। स्केलीन में none of the sides are equal, none of the sides are equal. And how to check if it is a right angle triangle? So उसके लिए आपने क्या सम अप करना है कि if square of any side is equal to the sum of the squares of the other two sides. सो ये चीजें यहाँ पे सम अप हो गई। ठीक है, सो ये मेंशन मैंने कर दिया ताकि आपको जब ये नोट्स आप अपलोड होंगे आपको ये वहां से बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल का केस आपने यूं करना है चेक। स्केयर के केस में क्या होगा, सो स्केयर के केस में क्विकली मैं दोबारा इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो इसमें। सो स्केयर के केस में what you will do here is कि आपके पास in the case of a scale, ठीक है, in the case of a scale all four sides are all four sides are equal। ठीक है जी, और रेक्टेंगल के केस में two sides and then again two sides are equal। ठीक हो गया। और पैरेललोग्राम के केस में भी सेम है। देखें, स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होते हैं। पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि जो आपकी साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम के केस में, ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आपने ये चेक करना है। सो आई हैव समड इट अप फॉर यू गाइस ताकि जब आप इसके MCQs करो आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। खैर MCQs हम आज के लेक्चर में करेंगे, बट पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर रहे थे। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रायंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री की रिवीजन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं, MCQs करेंगे, नो डाउट करेंगे, बाद में करेंगे,
सो पहले हम कॉन्सेप्ट मैंने बताया बार बार कि मैं हम बिल्डअप करें। सो अब हम बात करते हैं स्लोप्स की, ठीक है, या लाइंस एंड स्लोप्स की बात हम लोग कर लेते हैं। सो अगर लाइंस एंड स्लोप्स की बात की जाए, सो लाइंस एंड स्लोप्स के केस के अंदर आपके पास क्या है कि लाइंस एंड स्लोप्स के जितने भी रेलिवेंट फार्मूलाज हैं, आई क्विकली गो थ्रू देम ताकि आपको कॉन्सेप्ट चीज है, या आप ये कह सकते हो कि अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, वो लाइंस एंड स्लोप से रिलेटेड है। सो लाइन की जो इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट। सो अब लाइन को जब आप कैलकुलेट कर सकते हो करते हो तो यू हैव डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह से आप लाइन की जो इक्वेशन है वो निकालते हो। समटाइम्स यू आर गिवन विद अ स्लोप ऑफ अ लाइन एंड एन इंटरसेप्ट, सो दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपके पास क्या चीज होगी कि you are given with the slope m of the line and the intercept c of the line. So this will be y is equals to mx plus c. So slope intercept फॉर्म कहलाती है ये। अच्छा, कैसे इस सिचुएशन में आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ये वहां पे आपने लगाना है कि जैसे एमसीक्यू में वो आपको कहता है कि जी एक लाइन है जिसकी स्लोप 3 है और जिसका इंटरसेप्ट -4 है, बताओ लाइन की इक्वेशन क्या है। यू विल यूज दिस फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट यू विल डू हियर इज कि वाई एम की जगह पे आप स्लोप की वैल्यू पुट कर दोगे, इंटरसेप्ट की जगह पे ये पुट कर दोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको रीअरेंज कर लेना, 3x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो इस जनरल फॉर्म में ये आ जाएगा। सो दीज आर लाइन एंड स्लोप्स का जो फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आ गया आपके पास। द नेक्स्ट फॉर्म इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है इसको कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट गिवन होता है x1 कोमा y1 और आपके पास स्लोप गिवन होती है m। सो इस सिचुएशन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज दिस वन, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। कैसे करेंगे, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव एन एमसीक्यू जिसमें आपके पास गिवन है कि जी स्लोप ऑफ द लाइन इज 4 एंड द पॉइंट्स गिवन आर -3 कोमा +2। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो यू विल यूज दिस फार्मूला। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट स्लोप फार्मूला फॉर्म लगाऊंगा मैं, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है -3 कोमा 2, एक स्लोप गिवन है आपके पास m इज इक्वल टू 4, लाइन की तो खैर एक ही स्लोप होती है, तो आप इस फार्मूला के अंदर सिंपली वैल्यू को प्लग इन कर दोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा। जहाँ पे एक पॉइंट गिवन है एक स्लोप गिवन है, यू कैन यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो द पॉइंट वाज -3 कोमा 2, मैं यहाँ पे सिंपली प्लग इन कर दूंगा y माइनस, तो दिस इज माई y1। सो y -2 हो जाएगा इज इक्वल टू m, स्लोप इज 4, x माइनस x1 इज -3, so this will become माइनस माइनस +3। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लोगे। सो दिस इज y -2 एंड 4x प्लस 12, आगे रीअरेंज खुद कर लेना। सो दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो द नेक्स्ट वन हियर इज आपके पास जो है दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। सो इन द केस इन विच यू विल हैव, you are given with 2 points, ठीक है, you are given with 2 points and one point is x1 comma y1 and the other point is x2 comma y2 and you need to find the equation of the line. Such a situation is known as 2 point form. So such a situation is known as 2 point form.
So a 2-point form is जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और कहता है इक्वेशन बता दो लाइन की. In such situation, the formula is y minus y1, y2 minus y1 over x minus x1, x2 minus x1 into x minus x1. बेसिकली ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे से रेलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं. ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है इसमें एक पॉइंट था, y1 पॉइंट है, यहाँ पे भी ये y1 पॉइंट है, ये y1 है. ठीक है. यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला ओपन होके पड़ा हुआ है. यहाँ पे तो स्लोप गिवन थी, यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला ओपन होके पड़ा हुआ है. जब भी 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होते हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 y2, तो मैं स्लोप कैसे निकालता हूँ? तो स्लोप का फॉर्मूला है या इंक्लिनेशन का फॉर्मूला है. स्लोप आपको क्या बताती है? इंक्लिनेशन बताती है. इसको आप tan ऑफ अल्फा भी कहते हो. तो ये कैसे आप निकालते हो? डिफरेंस ऑफ y पॉइंट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द x एक्सिस के पॉइंट्स. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is the formula for the slope, right? So the 2-point form is nothing but it is a point slope form, but उसमें slope का फॉर्मूला ओपन होके पड़ा हुआ होता है. अगर आप चाहो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप पहले स्लोप को अलहदा निकाल लो यूजिंग दिस फार्मूला. ये जो मैंने आपको बताया है, स्लोप का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. m आ जाएगी, m निकाल ली. आप क्या करो, इसमें पुट करो और इसमें पुट कर लो. ये जो ऊपर मैंने फॉर्म बताई थी y माइनस y1 m x माइनस x1, इसमें आप पुट कर लो. यूं नहीं करते हो तो यूं कर लो, यूं एक स्टेप में हो जाएगा. ऐसे करोगे तो स्लोप पहले निकालोगे, बाकी चीज आपके पास सेपरेट आ जाएगी. द नेक्स्ट फॉर्म इज आपके पास इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म. So the next form here is the two intercept form, and the two intercept form is when you are given two intercepts of the you are given with the two intercepts. So x by a plus y by b is equals to 1 आ जाएगा. So this is the two intercept form. बड़ा सिंपल है. इसमें दो इंटरसेप्ट गिवन होते हैं आपके पास. एक इंटरसेप्ट a होता है, दूसरा इंटरसेप्ट b होता है. आप क्या करोगे कि a की जगह पे a और y की जगह पे y इंटरसेप्ट पुट करोगे. ये बहुत ही सिंपल सी फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है. दो इंटरसेप्ट गिवन है, वो कहता है जी x इंटरसेप्ट आपके पास लेट से 2 है, y इंटरसेप्ट आपके पास 3 है. सिंपली आपने क्या करना है, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 कर देना है. आगे सिंप्लीफाई आप कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. सो जब आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा आपके पास. एलसीएम दिस विल बी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1. रीअरेंज करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. 6 को पास ले आना है, इस तरफ ले आना. तो द फाइनल इक्वेशन विल बी 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइन लिखने की. सो दैट इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म. सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके पास जब भी आपके पास सिचुएशंस हो और आपको लाइन की इक्वेशंस निकालने का कहा जा रहा हो तो आपने इस चीज को यूज करना है. अब हम बात करते हैं कि दो लाइंस हम कैसे चेक करेंगे कि पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं. जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है कि द स्लोप्स आर इक्वल. द स्लोप्स आर इक्वल. अगर दो लाइंस गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि चेक करके बताओ कि लाइंस पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है, तो आपने क्या चेक करना है? उनकी स्लोप्स को चेक करना है. इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. सेम गोज फॉर कि जब आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, तो जब परपेंडिकुलर की कंडीशन है आपके पास, आपने दोनों की स्लोप्स को चेक करना है. अगर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, so if the product of the slopes is -1, let's say m1 and m2 is equals to -1, then the lines are perpendicular. So the slopes when they are equal, then that is m1 is equals to m2, and the lines when they are perpendicular, the product of their slopes, m1 is the slope of the first line, m2 is the slope of the second line, their product will be -1. Easy peasy, right? So एक इक्वेशन करके देख लेते हैं हम लोग. एक इक्वेशन है मेरे पास, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, and I have an other equation which is
which is let's say 4x plus 6y minus 7 is equal to 0. So this is line L1, this is line L2, and I need to check whether the lines are parallel or perpendicular, or ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी आपस में, या फिर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ऐसा भी तो हो सकता है। सो मैंने कैसे स्लोप निकालनी है, पहले ही लाइन जो है मैं उसको रीअरेंज करूंगा। 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 2x को भी वहां पे ले गया, 4 को भी वहां पे ले गया। y आई नीड टू फाइंड आउट द स्लोप। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4/3। जब भी स्लोप निकालनी है y का कोफिशिएंट 1 करना है, y का कोफिशिएंट 1 करना है, और ये -2/3x प्लस 4/3 आ रहा है। सो इस लाइन की जो स्लोप है वो ये है। कैसे ये है इस लाइन की स्लोप, अगर आप इसको कंपेयर करते हो ना, आप इसको आप स्टैंडर्ड जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाओगे। ये वजह है कि आपने y का कोफिशिएंट 1 करना है। सो y का कोफिशिएंट 1 किया, जब y का कोफिशिएंट 1 किया मैंने, तो जो x के साथ टर्म आ रही होगी दैट विल बी माय स्लोप। सो दिस इज माय स्लोप बॉयज, सो दिस इज -2/3। सो द स्लोप हियर इज -2/3। सो लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन नाउ। इस लाइन को भी मैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो स्लोप इंटरसेप्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेके जाऊंगा। 6y माइनस 4x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दूसरी तरफ चले गए। y इज इक्वल टू -4/x प्लस 7/6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, -4/6x प्लस 7/6। so this will be this will be -2/3x प्लस 7/6। सो स्टैंडर्ड फॉर्म mx प्लस सी की उससे कंपेयर किया तो x के साथ क्या होती है, स्लोप होती है। सो इस लाइन की स्लोप जो है m1 मैंने नाम दिया उसका, वो भी -2/3 आई। जो m2 थी दूसरी लाइन जो थी मेरे पास, उसकी स्लोप भी m2, वो भी -2/3 आई है। सो व्हेन बोथ द लाइंस की स्लोप्स आर इक्वल, दिस मीन द लाइंस आर पैरेलल। so both these lines are parallel, so the given pair of lines, these lines and these lines, they are parallel to one another। सेम गोज परपेंडिकुलर चेक करना होगा, इसी तरीके से स्लोप निकालोगे, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो द लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब सम टाइम्स एक एमसीक्यू आता है आपके पास पेपर में, वो कहता है कि जी ये चेक करके बताओ कि आपके पास होता क्या, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, लेट से 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, और साथ ही आपको एक पॉइंट गिवन है दैट इज -1, 4। आपने चेक, आपको पता पूछ रहा होता है कि चेक वेदर द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, बिलो द लाइन, और अबव द लाइन। सो ऐसे एमसीक्यू को आपने कैसे टैकल करना है अपने एंट्रेंस टेस्ट में, वेरी इजी। जो गिवन लाइन की इक्वेशन है उसके अंदर आप गिवन पॉइंट को प्लग इन कर दोगे, पुट इन कर दोगे। जब आप इसको पुट करोगे, अगर तो ये सारे का सारा इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है जो पॉइंट था वो बिल्कुल, अगर ये लाइन थी तो वो जो पॉइंट था वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर था। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये सारा चीज इज ग्रेटर देन 0, so it means the line, the point is above the line, and if it is less than 0 it means the point is below the line। करके देख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। so the given equation was 2x plus 3y minus 4 is equals to 0। x की जगह पे -1 पुट करेंगे, y की जगह पे 4 पुट करेंगे, -4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, सो -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि जो पॉइंट्स हैं दे आर -2 प्लस 12 -4 इज इक्वल टू 0। सो -2 प्लस 12 इज 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, दैट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट द पॉइंट लाइज अबव द लाइन। अगर नेगेटिव आता तो बिलो द लाइन, अगर इक्वल टू 0 आता तो ऑन द लाइन होता। सो आई होप सो कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके पास क्लियर हो गया। आखिरी फार्मूला, बल्कि सेकेंड लास्ट फार्मूला एक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। समटाइम्स आपके पास
एक पॉइंट गिवन होता है, लेट्स से दैट इज x1 कोमा y1, और आपके पास एक लाइन गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ ax1 प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ax प्लस by इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपके पास एक लाइन गिवन है। So this is a point, this is a line, and you need to find out the distance between that point and line. So the distance between, so the distance between point and line, so the distance between point and line are given by, they are given by mod of ax plus by plus c, जो given line है उसके अंदर आप इस पॉइंट x1 और y1 को पुट कर दोगे, यानी ax1 by1 प्लस c का मॉडुलस ले लेना डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्केयर प्लस b का स्केयर। सो जो गिवन लाइन होगी उसके कोफिशिएंट जो होंगे x और y के, उनका स्केयर करना है, सम करना है, अंडर रूट करके नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, और लाइन के अंदर x और y की जगह पे जो गिवन पॉइंट होंगे x और y के वो पुट करके मॉड ले लेना है। आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड लाइन आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि दो लैदा लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। सो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों लाइन की स्लोप निकालोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन के स्लोप को मैंने m1 का नाम दिया, सेकंड के स्लोप को मैंने m2 का नाम दिया। सो एंगल कैसे आएगा, एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m2 प्लस m1 ओवर 1 माइनस m1 m2 आ जाए। दो लाइंस हो, दोनों की स्लोप्स गिवन हो, या स्लोप्स ना भी गिवन हो तो स्लोप्स निकाल लो। स्लोप्स निकाल के जिस फॉर्मूला को यूज करो, आपके पास एंगल बिटवीन दोज लाइंस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की, आखिरी बात, फिर हम एमसीक्यूज पे चले जाएंगे। सो रोटेशन ऑफ एक्सिस के जो फॉर्मूलाज हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। सो रोटेशन ऑफ एक्सिस का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स एक्सिस की जो रोटेशन है दैट इज गिवन बाय आर कॉस ऑफ थीटा, और जो वाई एक्सिस की रोटेशन है दैट इज गिवन बाय आर साइन ऑफ थीटा। सॉरी, बल्कि इसको फाई कर लो। फाई क्या है, वो एंगल है जिससे रोटेशन हुई। अब इसकी एमसीक्यूज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। सो दीज वर ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द डिस्टेंस फार्मूला एंड द लाइंस एंड द स्लोप्स एज वेल। एक चीज है जो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला है, उसको भी आप देख लो। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालोगे, इफ यू हैव टू पॉइंट्स x1 y1 एंड अनदर पॉइंट x2 y2 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। सो मिड पॉइंट का जो x एक्सिस आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, दैट विल बी x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 करके आएगा, और y कैसे आएगा, x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा। दिस इज सुपर इजी and this formula is known as midpoint formula, right? First, so part 1 के अंदर we had solved all the formulas of the analytical geometry. We have revised all the concepts related to the analytical geometry. So now solving the MCQs related to the analytical geometry portion for आपका जो बेरिया का CBT है, for आपका नास्ट का जो टेस्ट है उसके लिए भी ये रेलिवेंट है, और द NTS का टेस्ट उसके लिए भी टोटली जो है ये अलहमदुलिल्लाह रेलिवेंट है। उसके अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटी जिनके भी टेस्ट होंगे जहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है, एयर होगी, हबीब हो गई उसमें, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए टोटली रेलिवेंट लेक्चर है। आप इन MCQs को प्रिपेयर करो। डिफिकल्टी लेवल इनका सुपर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें ये क्या ऐड की हैं, बट मोस्टली चीज़ें नाश से लेके बाकी जो टायर 2 की यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ये रिलेट करती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड फिगर इज कॉल्ड जियोमेट्री। तो देखें अलजबरा के अंदर तो अलजबरा होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यू आर डीलिंग विद ट्राइंगल्स, तो स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स है। तो ज्योमेट्री क्या है, उसके अंदर आपके पास एक स्पेस है, फिगर्स हैं डिफरेंट, आप उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में आप जो है वो पढ़ रहे होते हो। MCQ number 2, if x, y are coordinates of a point then x coordinate is also called। तो जब भी आप एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पॉइंट लिखते हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ x, y, तो जो x कोऑर्डिनेट है दिस इज नोन एज एब्सिसा, सो दिस इज कॉल्ड एन एब्सिसा, एंड द y लोकेशन इज नोन एज एन ऑर्डिनेट।
ये तो आसान सा क्वेश्चन था, रट्टे वाला सवाल था, नाम याद रखने थे। सो एक्स जो इज एब्सिसा एंड वाई इज योर ऑर्डिनेट। So question number 3, if x is greater than y and y is less than 0, then the point x comma y is in which quadrant? So we have 4 quadrants basically. So this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. In the first quadrant, both x comma y are positive. In the third quadrant, both are negative. In the second quadrant, the x is negative whereas the y is positive. And in the fourth quadrant, the x is positive whereas the y is negative. So here it was x is greater than 0, it means x is positive, y is negative. This lies in the fourth quadrant. So distance formula, the distance between 2 points ax comma x1 comma y1 and bx2 comma y2 is given by, this is given by distance formula, right? Distance formula is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So option A here is the choice, very easy. Straight away distance formula ही apply हो जाएगा, बल्कि formula ही पूछ रहा है apply क्या होगा. Under root 73 is the distance between which 2 points. So 4 points आपको गिवन है, आपने चेक करके बताना है किसके बीच में. अंडर रूट 73 इज द आंसर. आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे, मैं आपको करवा देता हूँ एक में. इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो दिस इज x2 माइनस x1, x1 इज -1, सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 इज -6 एंड y1 इज 2, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल अंडर रूट करेंगे. So 2 plus 1 is 3, 3 का square is 9, minus 6 and minus 2 is -8, -8 का square is plus 64 and the answer will be under root 73. The study of geometry with the help of algebra is known as analytical geometry, पहले भी बताया हुआ है. This question is not relevant to the test because पूछा कि यूक्लिड ने कितनी बुक्स लिखी हैं. So 13 बुक्स है, मैंने अब आ गया था, टाइप हुआ था, मैंने करवा दिया. मिड पॉइंट्स of the points x1, y1 and x2, y2 are. तो स्ट्रेट अवे मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पूछ रहे हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपने निकालना है तो मिड पॉइंट का एक्स आप कैसे निकालते हो, आप दोनों गिवन पॉइंट्स के एक्स को ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, और उसका वाई आप कैसे निकालते हो, दोनों पॉइंट्स के वाइज को आप ऐड करते हो और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो. तो स्ट्रेट अवे मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस. Moving to the next question, the coordinate axes divide the plane into 4 quadrants. Very easy, there are 4 quadrants. The centroid of the triangle ABC divides each median in the ratio of. So median क्या होता है, एक साइड से एंगल बाय सेक्टर, दूसरी साइड से साइड बाय सेक्टर होता है. सो ये इसको 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा होता है. Angle bisectors of a triangle are concurrent. Why are they concurrent? Because the angle bisectors of any triangle, they all meet at one point. So if I draw a triangle here, so if I have a triangle here and I draw the angle bisectors, here it is an angle bisector, here is another angle bisector, so there is another angle bisector, they all intersect at one point. That's why they are concurrent. Angle bisectors कौन से जो angle को bisect करते हैं. Moving on to the next question, if the origin of the axis is shifted to another point in plane but axis remains parallel to old axis. Whenever the axis remain parallel to the old axis, this is known as translation of axes. And when in such a way the axes are shifted, the origin of the axis is shifted and they are no longer parallel to their old axis, so that is known as rotation of axis. So when they are no longer parallel, rotation of axis, when they are parallel, that is known as translation of axis. The angle measured counterclockwise from the x-axis to the non-horizontal line L is inclination कहलाता है, slope की तरह होता है वो. तो जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, तो दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. Anti-clockwise angle is always whenever the angle is measured anti-clockwise it is taken as positive and whenever it is measured as clockwise it is taken as negative. ये बात भी मैंने बता दी. Moving on to the next question, slope of a line along y-axis is infinity. Why? Because एक लाइन है जो कि along the y-axis है, मैं उसको ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, along the y-axis है, चलिए y-axis के ऊपर ही ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसमें आपका y चेंज हो रहा है, ठीक, x आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, और along the y-axis है वो लाइन आपके, अगर along the y-axis, सॉरी y-axis आपका ये है, along the y-axis है वो लाइन आपके, तो क्या हो रहा है कि आपका x चेंज नहीं हो रहा, y आपका चेंज हो रहा है along the y-axis. सो दिस इज द लाइन along the y-axis. स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. जब आपका x चेंज नहीं हो रहा, x यहाँ पे भी लेट से 3 है, नीचे भी 3 है,
और y आपका चेंज हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे x3 है y3 है, इस पॉइंट के ऊपर x आपके पास 3 है, y आपके पास 1 है, यहाँ पे -1 है। सो एक लाइन अलोंग द y एक्सिस है, इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू रिमेन सेम। जब सेम नंबर्स नीचे माइनस होंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, ऊपर चाहे y का कोई कांस्टेंट भी आ रहा है, सो कांस्टेंट ओवर जीरो इज इन्फिनिटी। सो इन दैट केस m इज इन्फिनिटी एंड m इज रिप्रेजेंटेड बाय tan अल्फा एज वेल एंड एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल इज 90 डिग्री, वो x एक्सिस के 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर पे आ रही है वैसे भी। So the right choice for question number 14 is option C. Moving on to the next question, if the slope of A and B, of the slope AB and slope of AC are equal, then A and B, A comma B comma C are, so we have 3 points A, B and C, and the slope of the first 2 points A, B and the slope of the first point and the third point are same. So this means that those points, they all lie on the same line. So those points are collinear. So it means that A, B or C, they will all be lying on some same line. So that is why उनके slopes वहाँ पे equal हैं. Moving on to the next question. Two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 are perpendicular. When the slopes are perpendicular, when the given condition is M1 M2 is equals to -1 होता है। जब भी दो लाइंस की स्लोप्स, जब दो लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप्स इक्वल होती हैं। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज -1। ये कंडीशंस हैं बताई हुई हैं। Equation y is equal to a represents a straight line which is parallel to x axis. Why and how? Let me explain it for you guys. So I have, मेरे पास एक्सेस हैं, ये कॉन्सेप्ट ही मैं आपका क्लियर कर देता हूं। बल्कि स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले। अगर आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू एक्स है तो लाइन क्या होगी? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर, मैं बता देता हूं डिवीजन का। y इज इक्वल टू एक्स होगा तो लाइन ऐसी होगी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाती है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से पास होती है, थर्ड पे जाती है। आप करके देख लो। व्हेन y एंड x आर इक्वल, so y and x are equal 0, 0, this point 1, 1 is this point, 2, 2 is this point, 3, 3 is this point, -1, -1 is this point, -2, -2 is this point. So whenever x and y are equal, so the line is a line which intersects first and third quadrant. So x equal to y की लाइन ये है। ओके, when y is equal to -x, तब क्या होगा? जब y is equal to -x होगा, so the line is passing through second and fourth quadrant whenever y is equal to -x or x equals to -y। आप करके देख लो। if x is 0 y is 0 तब तो ओरिजिन ही रहेगा। x is 1 y is -1, so x is 1 y is -1 this point, x is 2 y is -2 this point, x is -1 y will be +1 this point, x is -2 y is +2 this point. So this will make up a line which will pass through second and fourth quadrant, right? So which will pass through second and fourth quadrant. So y is equal to -x and x equals to -y आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये दोनों मैंने बातें बता दी। अब आते हैं, जब भी आपका y एक्सिस फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, और जब आपका x एक्सिस फिक्स करोगे तो क्या होगा। सो आई हैव द फर्स्ट केस, आई एम ड्राइंग द क्वाड्रेंट्स। So, अगर मैं x की वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू इज फिक्स टू 3, x 3 या y चेंज हो सकता है, इसका मतलब है। सो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। सो x इज फिक्स्ड एट 3, x 3 है y 0 है, पॉइंट ये होगा। x 3 है y लेट से -1 है, पॉइंट ये होगा। x 3 है y -2 है, लेट से y +2 है, पॉइंट ये होगा। x 3 है y -4 है, लेट से पॉइंट ये होगा। सो इस केस में क्या होगा कि जो लाइन होगी वो पैरेलल टू द y एक्सिस होगी। तो ये पता चला कि whenever you will fix your x axis, you will get a line which is parallel to the y axis. You will get a line parallel to y axis. Got it जी? सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है इफ x इक्वल्स टू a, x को फिक्स कर दिया तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द y एक्सिस होगी। x फिक्स हो गया, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस होगी, विच विल बी
perpendicular to the x-axis. A line which is parallel to the y-axis is perpendicular to the x-axis. This is your x-axis. इसके साथ ये perpendicular होती है. And जब भी आप y को फिक्स करोगे, जब भी आप y को फिक्स करोगे, चलो यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं. जब भी आप y को फिक्स करोगे, y मैंने फिक्स कर दिया, लेट से y को मैंने 4 पे फिक्स किया. एक्सचेंज हो सकता है. x0 है, y4 है, ये पॉइंट है. x1 है, y4 है, ये पॉइंट है. x2 है, y4 है, ये पॉइंट है. x-3 है, यहां पे कहीं होगा, y4 है. सो यू विल गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो जब आप y को फिक्स करोगे, दूसरा एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक कर लीजिएगा. दिस वन वाज अ वर्टिकल लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस था. सो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं. इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज होते हैं फ्रॉम नास्ट टिल बेरिया, फ्रॉम एयरटेल, एनटीएस और बाकी जो फिर टायर 3 की भी 1 यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी होते हैं. तो जहाँ पे इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आ जाए, लाइंस फिक्स की हुई है, एक्सेस फिक्स किए हुए हैं, सिंपली निकाल लेना है. अब लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट a, 0, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. जब आप y को 0 करोगे, याद रखिएगा 3, 0 है, तो इसका मतलब है आपका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, y 0 है. अगर आप 0, 3 करोगे, इसका मतलब है कि ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका y इंटरसेप्ट है क्योंकि आपने x को 0 किया हुआ है. ये आपका x इंटरसेप्ट है क्योंकि आपने y को 0 किया. बस इंटरसेप्ट का भी मैंने शॉर्टकट बता दिया, याद रखने का तरीका बता दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if y minus y1 mx minus x1 represents a point slope form. ये point slope का फॉर्मूला है ना, because you have a point and which is x1 and y1 and you have this slope m, right? So moving on to the next one, x cos alpha plus rho sin l plus y sin alpha is equal to rho is the normal form of the line. ठीक है, वो लाइन की नॉर्मल फॉर्म कहलाता है. तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है. Next question is two lines a1x plus b1y plus c1y and line 2 which is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are perpendicular when a1 b1 plus a2 b2 is equal to 0 है. So ये condition होती है इसके लिए. This was simply the condition. So you have that x intercept as 3 and y intercept as 2. The equation of the line will be, so when you are given with two intercepts, so I have already told you the formula in the first half of the lecture. So x a plus y b is equal to 0 is equal to 1 होता है. ये आपका x intercept होता है, ये आपका y intercept होता है. So x intercept is given as 3, so this will be x by 3 plus y intercept is given as 2, that will be y by 2 is equals to 1. So the point x1, y1 is above the line if, जब आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो बिलो द लाइन, अगर इक्वल टू 0 है तो दैट इज ऑन द लाइन. ये बात भी पहले हो चुकी है. The distance between the point and the line ax plus by plus c is equal to 0. So the point and the line का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लाइन का फॉर्मूला है, वो पूछा जा रहा है आपसे. सिंपली दैट इज ऑप्शन ए, ax1 plus by1 plus c का मॉडुलस डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा. द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन इज, इसमें थोड़ा सा आपने चेक करना है. सो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग two parallel and two non-parallel sides are is called a square, is called a rectangle, is called a trapezium. So ऐसा जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है वो ट्रेपीजियम कहलाता है. वो यूं होता है ना. So quadrilateral means four-sided figure है, but two sides are parallel. Let's say in this case these two sides are parallel, these two sides are not parallel क्योंकि ultimately they will intersect at one point. So the equation of the line passing through a point -6, 5 with a slope 7 is. So you are given with a point which is -6, 5 and a slope which is 7. You will use the point slope form which is y minus y1 m x minus x1. y minus y1 करोगे -5 आ जाएगा, m 7 आ जाएगा, x minus x1 -6 है, +6 हो जाएगा. रीअरेंज कर लेना, y minus 5 7x plus 42 आ जाएगा. So 7x minus y and I will take -5 on the other side plus 47 is equal to 0. So which one is the right choice? So option A here is the right choice. So moving on to the next question, given the lines 2x plus
y minus 3 is equal to 0 and 4x plus 2y plus 5 is equal to 0 are either they are parallel, perpendicular, non-parallel. तो ये आपने बताना है, वेरी इजी है. What you will do is, but is a very paper oriented question. What you will do is you will find out the slope of both the lines and check कि क्या वो पैरेलल कंडीशन पे है, परपेंडिकुलर कंडीशन पे है, या दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल नहीं कर रहा. सो क्विकली करेंगे. y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा. द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m इज इक्वल टू माइनस 2. सेकंड को चेक करेंगे. दैट इज 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. उसमें 2y यहीं पे रहने देंगे. माइनस 4x ऑन द अदर साइड, माइनस 5 ऑन द अदर साइड. टू फाइंड आउट द स्लोप, द कंडीशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. द फॉर्मूला इज yx प्लस, सो दिस शुड बी 1. सो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो हर एक को. सो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 आ गया. इसकी स्लोप भी माइनस 2 है. दोनों की स्लोप सेम है. whenever the slopes are same, the lines are parallel. So the parallel is the answer here. Angle between the two non-vertical lines with slopes is m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. That is equal to tan alpha. यहाँ पे अगर आप अल्फा निकाल रहे हो, एंगल निकालो, tan इनवर्स हो जाएगा. The angle between two lines is 0. The angle between two lines is 0 when the lines are parallel, perpendicular, non-parallel, or none of these. So this was super easy. क्वेश्चन नंबर 32 इज सुपर इजी. ठीक है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके बीच में एंगल होता ही नहीं है भाई, जीरो होता है. दो लाइनें पैरेलल चल रही हैं. ax square plus 2hx plus 2hxy plus by square is a homogeneous equation of, very easy again, it's a homogeneous equation of degree 2 because the highest power is known as degree. And angle alpha is acute. Acute angle is when the angle is between 0 and 90 degree, less than 90, greater than 0. So that is acute angle. Already lecture के first half में मैं explain कर चुका हूँ. Rotation of coordinate axis about origin through an angle is called. So rotation हो रही है along the coordinate axis और एक angle के through हो रही है rotation. तो आपके पास ये क्या कहलाता है? रोटेशन ऑफ एक्सिस कहलाता है. ऊपर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन गुजर चुका है. y इज इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन 0. y फिक्स्ड है. जब भी y फिक्स होगा तो लाइन क्या होगी? पैरेलल टू द x एक्सिस होगी. बट b इज लेस देन 0. लेट्स से b इज लेस देन 0 इज माइनस 3 है फॉर एग्जांपल. सो y माइनस 3 यहाँ पे फिक्स है, तो लाइन ये होगी ना, x एक्सिस के बिलो होगी. सो बिलो द x एक्सिस आ जाएगा. स्लोप ऑफ दिस लाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. So let me write the line for you guys first, then I will find out the slope of it. So the line is ax plus by plus c is equal to 0. b को सेपरेट, y को सेपरेट आउट कर लो, माइनस ax माइनस c आ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में किया है कि b का कोफिशिएंट शुड बी 1 टू गेट द स्लोप. So I'll divide every term with b. So y is equals to minus a by b x minus c by b. माइनस c by b की मुझे जरूरत ही नहीं है. इंट्रेंस टेस्ट में टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, तो जो x के साथ होगा वो मेरा स्लोप है. जब x के साथ मेरे पास स्लोप है तो दैट इज माइनस a बाई बी. एंड डैश नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ फाइनाइट पॉइंट. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो थ्रू अ पॉइंट, सॉरी ये फाइनाइट में पड़ गया. कह रहे हैं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं. एक ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जितनी मर्जी लाइन जाए. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो दे कैन पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट. Orthocenter is the point of intersection of angle bisectors, altitudes को ही कहते हैं. ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जो उसके एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, वो जहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनका ऑर्थोसेंटर कहलाता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री आर नॉट डिफरेंट, नॉट सेम है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पॉइंट बेस्ड, एनालिटिकल ज्योमेट्री में यूज अलजेब्रा टू सॉल्व द थिंग. सो आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइट which is math30.org. And the author name is Mohammad Imran. So they were relevant to our prep. So मैंने ये यहाँ से लिए हैं. The credit goes to them. You guys can see them from there as well. Like, comment, and subscribe.